आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का जो सेकंड पार्ट है गति विज्ञान, जिसको अपन डायनेमिक्स बोलेंगे, है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। तो वो गति विज्ञान क्या होता है? ऐसा विज्ञान जो कि किसी वस्तु की गति को परिभाषित करता है ना। अब गति में उसकी विरामावस्था, स्थिर अवस्था क्या होगी। उसके बाद में जब हम किसी वस्तु को बल लगाएंगे तो वह प्रारंभिक वेग पर, पहले स्थिर अवस्था में प्रारंभिक वेग से क्या चलेगी, वो v वेग से चलेगी, है ना। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं जो हमारा यूनिट सेकंड है उसका पार्ट बी, गति विज्ञान, है ना। गति विज्ञान में पहला जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम जो है वो वैज्ञानिक न्यूटन ने दिए हैं, जो कि किसी वस्तु के गति से संबंधित नियम है। तो गति में कैसे होगा कि किसी वस्तु पहले यदि स्थिर अवस्था में है और उसको फिर क्या करेंगे, प्रारंभिक u से उस पर बल लगाएंगे। तो बल लगाने के बाद में उसका क्या हो जाएगा, t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और जब वो v वेग से गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी 1/2 mv² के रूप में, है ना। तो किसी वस्तु की गति अवस्था को परिभाषित करने के लिए न्यूटन ने क्या दिए, 3 नियम दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले पहला नियम यहाँ देखेंगे हम, है ना, इस चित्र के द्वारा देखेंगे। द्वितीय नियम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और तृतीय नियम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पहला नियम समझने के लिए हमको पता है किसी भी वस्तु की 2 अवस्थाएं होती है। 2 अवस्था कौन सी? एक होती है स्थिर अवस्था और एक होती है क्या, गति अवस्था। गति अवस्था क्या होती है? स्थिर अवस्था और क्या, गति अवस्था, है ना। अब स्थिर अवस्था क्या होती है कि यदि वस्तु अपने आसपास की सभी वस्तु के सापेक्ष कैसा है, स्थिर है ना। मतलब जो समय के साथ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ में उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्थिर अवस्था में बोलेंगे। और गति अवस्था मतलब जो समय के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ ली हैं, एक ये वाली गाड़ी ली है और ये दूसरी वाली गाड़ी ली है ना। पहले गाड़ी कैसी है, स्थिर अवस्था में। कैसी अवस्था में? पहले गाड़ी स्थिर अवस्था में है, मतलब इसका ये समझ लो कि किसी बस स्टैंड पर खड़ी है ना। तो जब तक कि इसको चालू नहीं करेंगे, मतलब चाबी भरेंगे उसके बाद में एक्सीलेटर नहीं देंगे, तब ये अपनी स्थिर अवस्था से ये गति अवस्था में नहीं आएगी। समझ में आया, है ना। मतलब ये वस्तु यदि स्थिर है तो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। कब तक की स्थिर रहेगी? जब तक कि इस पर कुछ बल ना लगाया जाए। क्या ना लगाया जाए? बल ना लगाया जाए। अब ये जैसे इस पर बल लगाएंगे ये अपनी कौन सी अवस्था में आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये सेकंड इसमें आ गई। अब ये क्या हो रही है, v वेग से गति कर रही है। क्या कर रही है? v वेग से गति कर रही है। तो ये v वेग से गति तब तक की करेगी, मतलब गाड़ी तब तक की चलेगी जब तक कि इसको रोकने का प्रयास न किया जाए, है ना। मतलब रोकने का प्रयास मतलब उसको गति अवस्था को किस में न लाया जाए, स्थिर अवस्था में न लाया जाए। तो उसको गति अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। और ब्रेक भी क्या है, एक तरीके से बाह्य बल ही है ना, जो कि कैसा लगाया है, विपरीत डायरेक्शन में बल लगाया है। इसको ब्रेक लगाएंगे और यहाँ से जैसी ये स्थिर अवस्था से यदि गति अवस्था में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये यदि स्थिर है तो उसको गति अवस्था में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तभी ये स्थिर अवस्था से किस में आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी, है ना। तो किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था से गति अवस्था में या गति अवस्था से स्थिति अवस्था में परिवर्तित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक बल की ज़रूरत होती है, एक बाह्य कारक की ज़रूरत होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, है ना। तो कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु यदि एक समान वेग से गतिशील है तो उसी दिशा में क्या करेगी, गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर क्या न लगाया जाए, एक बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। मतलब ये गाड़ी यदि खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी, और ये गाड़ी क्या है, v वेग से चल रही है तो वो उतनी ही v वेग से चलती रहेगी जब तक कि इस पर क्या न लगाया जाए,
बल न लगाया जाए। मतलब इसको गाड़ी को स्थिर अवस्था से किस में कन्वर्ट करने के लिए, गति अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए इस पर चाबी भर के क्या लगाना जाए, एक्सीलरेटर न लगाया जाए, तब तक कि ये क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। और ये यदि गतिमान है तो उसको रोकने के लिए या स्थिर अवस्था में करने के लिए इस पर क्या न लगाया जाए, ब्रेक न लगाया जाए, तब तक कि वो गति अवस्था में ही रहेगी। तो ये पहला नियम है, ठीक है ना। इसको और एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है, ठीक है। ये पेन कैसा है, स्थिर अवस्था में है ना। ये स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा, मतलब ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि इस पर क्या न लगाया जाए, एक बल न लगाया जाए। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बल लगा रहा हूँ, तो एक बल लग गया तो अब ये क्या है, गति अवस्था में आ गया। तो स्थिर अवस्था से किस में आ गया, गति अवस्था में आ गया। और ये कब तक के गति अवस्था में रहेगा, जब तक कि इस पर बाह्य बल न लगाए, मतलब विपरीत प्रकार से बाह्य बल न लगाया जाए। कैसे कि इसको अपन ने क्या किया, बल लगाया इधर से, ठीक है, तो ये क्या होगी, गति अवस्था में आ गई। अब गति अवस्था में है तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर ये विपरीत दिशा में बाह्य बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो यदि वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, है ना, जब तक कि इस पर क्या न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। और यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वो क्या रहेगी, गतिशील ही रहेगी, जब तक कि इस पर क्या न लगाया जाए, विपरीत प्रकार से बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। तो बल क्या है, एक ऐसा कारक है जो उसकी गति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यदि वो गतिशील है तो उसको स्थिति में लाने का प्रयास करता है, और यदि वो स्थिर में है तो क्या करने का प्रयास करता है, उसको गति में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रथम नियम है। ओके, क्लियर। तो यहाँ से देख रहे थे अपन क्या कर रहे हैं, इसको इधर बल लगा रहे हैं, तब ये अपनी स्थिति से क्या आ रही है, गति अवस्था में परिवर्तित हो रही है। और जब ये गतिशील अवस्था में है तो उसको क्या कर रहे हैं, विपरीत प्रकार से बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, विपरीत प्रकार का बल लगा रहे हैं, तब ये अपनी गति अवस्था से किस में आ जाएगी, स्थिति अवस्था में परिवर्तित होगी, है ना। और मान लो कि यदि वस्तु पर बल ना लगाया जाए, है ना, वस्तु पर बल ना लगाया जाए तो उसकी गति क्या रहती है, अत्वरित रहती है, मतलब वेग क्या रहता है, समान रहता है। मतलब इस गाड़ी को यदि अपन बल नहीं लगाएंगे तो वो उसी वेग से क्या होती जाएगी, उसी दिशा में एक समान वेग से गति करती रहेगी, है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि यदि ये वस्तु जड़ है, मतलब स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, है ना, ठीक है। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब यदि कोई बुद्धू लड़का है तो बुद्धू ही रहेगा, है ना, ठीक है। कब तक कि बुद्धू रहेगा, जब तक कि उसको क्या ना किया जाए, थोड़ा सा मोटिवेट न किया जाए। मतलब मोटिवेट करना मतलब एक तरीके से बल लगाना, है ना। इसको थोड़ा सा अपन व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ होगी, है ना। और कोई वस्तु यदि गति अवस्था में मतलब पागल अवस्था में है ना, तो पागल अवस्था में है तो भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी शॉक लगाकर उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसके मोशंस को लूज करना पड़ेगा या उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसको भी मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें उस अपन क्या कर सकते हैं, व्यवहारिकता रूप में देखने का प्रयास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन क्या, जड़त्व का नियम। ओके, तो अभी देख लिया अपन ने क्या, गति का प्रथम नियम। अब देखेंगे क्या, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ये द्वितीय नियम है ना। द्वितीय नियम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपन देख रहे थे कि यदि वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है, ये पहली वस्तु स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि इस पर क्या ना लगा जाए, बल न लगा जाए। तो बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देगा। क्या हो जाएगा, वी वेग से, ये दूसरा जो है वो क्या करेगा, वी वेग से गति करेगा। ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति ये कौन सी है, स्थिर है, और दूसरी कौन सी अवस्था है, गति अवस्था है। कौन सी अवस्था है, गति अवस्था है। ये गति अवस्था है ना। तो यहाँ पर क्या करें, बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं तो इसका प्रारंभिक वेग कितना u है, तो इस गाड़ी का क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थिति में अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। जब ये v वेग से गति कर रही है ना, और इस गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, संवेग हो जाएगा p बराबर कितना, mv हो जाएगा, है ना। और जब अपन क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे तो उसका वेग में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग का समय के साथ में परिवर्तन, मतलब वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसके संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है। इस पर यदि अपन बल लगा रहे हैं तो
इस गाड़ी के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा समय के साथ में। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो किस में, संवेग में परिवर्तन होगा। और ये जो जितना ज़्यादा अपन बल लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब डी अपॉन में कितना, dt, समय के साथ में कितना परिवर्तित हो रहा है। 1 सेकंड में यदि वेग ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका संवेग भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर डी अपॉन में कितना, dt, उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इस पर जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो उसके क्या, संवेग में परिवर्तन होगा। और जिसके संवेग में परिवर्तन की दर निकालना है वो किसके बराबर होगी, इस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगी, है ना। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कैसा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ये इस वस्तु के संवेग में क्या, परिवर्तन की दर, इस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर मतलब कितना, डी अपॉन में dt, है ना, वो क्या होगा, इस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल कौन सा, F के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ना। और ये P मतलब क्या होगा, mv होगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, d mv अपॉन में कितना, dt के रूप में। और जब m को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, इस m को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा कितना, मतलब ये है कितना, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन में कितना, dt। और dv अपॉन में dt को अपन बोलते हैं त्वरण। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू का कितना आ जाएगा, ma के रूप में आएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा k, और इस k की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा। ये गति का द्वितीय नियम निकल कर आ गया। ओके, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग कितना है p, उसमें समय के साथ परिवर्तन की दर, उस पर आरोपित बाह्य बल की क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है। ये दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा उसके वेग में परिवर्तन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा वो, या जितना ज़्यादा उस पर बल लगाएंगे किसी वस्तु पर उतना ज़्यादा उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि संवेग बराबर कितना होता है, p इक्वल टू m इंटू कितना होता है, v होता है। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, सेकंड नियम, है ना। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम के लिए क्या हो जाएगा, इस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर मतलब कितना, dp अपॉन में कितना, dt, आरोपित क्या होता है, बाह्य बल के अनुक्रमणपाती होती है। और इसके लिए वैल्यू निकल कर आती है कितनी, F इक्वल टू कितना, ma के रूप में। ठीक है, द्वितीय नियम के रूप में F इक्वल टू ma। ठीक है, अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम यहाँ पर दिखाया हुआ है ना। गति का तृतीय नियम क्या कहलाता है। अब ये क्या है, एक तरीके से कुआं लिया है अपन ने, इस कुएं में क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। अब ये क्या करते हैं, बकेट, हम एक जो हमारी रिंग होती है उस रिंग के सहायता से, ये डोरी की सहायता से अपन क्या करते हैं, बकेट को अंदर की ओर डालते हैं। ठीक है, और उसमें पानी भरते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस कुएं से अपन उस पानी को खींचते हैं, है ना। तो खींचते हैं तो बल किधर लगा रहे अपन, अपनी दिशा में लगा रहे हैं, ये वाली दिशा में, है ना। तो बल, किसी वस्तु पर बल इधर लग रहा है तो विपरीत दिशा में वो बल किधर लगाएगा, नीचे की ओर भी लगेगा, गुरुत्वीय बल के रूप में। F इक्वल टू कितना, mg के रूप में। उतना ही बल क्या होगा, नीचे की ओर भी लगेगा। मतलब एक बल क्या लग रहा है, इस पॉइंट से एक बल इधर लग रहा है, तो एक बल उसके क्या लग रहा है, विपरीत प्रकार का लग रहा है। वो भी कैसा लग रहा है, समान परिमाण का, लेकिन विपरीत दिशा में, है ना। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। मतलब किसी वस्तु पर जो क्रिया करते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। या जिसको अपन बोलेंगे, यदि हम किसी वस्तु को एक दिशा में खींच रहे बल लगाकर, तो उतनी परिमाण का बल विपरीत दिशा में क्या लगेगा, दूसरी ओर लगेगा, है ना। जैसे अपन रस्सा कस्सी खींचते हैं, है ना, तो एक रस्सा क्या करता है, इधर खींचता है, इधर बल लगा रहा है, तो दूसरा क्या करता है, इधर बल लगाएगा, है ना। ठीक है, तो इस वस्तु पर क्या लग रहे हैं, दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो उसकी विपरीत डायरेक्शन में इधर बल लग रहा है ना। ठीक है, ये दोनों कैसे है, समान परिमाण के हैं,
लेकिन ये कैसे लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, डायरेक्शन इनकी कैसी है, विपरीत है। ये F12 है, ये F21 है, मतलब पहली वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरे वस्तु द्वारा क्या, पहले वस्तु पर लगाया गया बल, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। तो इस प्रकार से क्या आ गई है, तीन नियम समझ में आ गया। पहला नियम क्या है, यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम यह है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जिससे हमने बल का नियम निकाला है, बल का मान निकाला है F=ma के रूप में। तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि प्रत्येक बल के विपरीत क्या लगता है, एक प्रतिक्रिया बल लगता है ना। प्रत्येक बल के विपरीत क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, जो कि विपरीत दिशा में लगता है, समान परिमाण का और विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 प्रकार के क्या हो गए, आपके गति के नियम हो गए, न्यूटन के गति के नियम, है ना। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, कैसे, नोट से। यह आपका न्यूटन का गति का क्या है, प्रथम नियम है। इस नियम से क्या होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या करेगी, गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई क्या ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाता है ना। अर्थात गणितीय भाषा में यदि बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, F=0 है, तो वस्तु का त्वरण क्या ऐसा रहता है, शून्य रहता है ना। वस्तु की गति कैसी रहती है, अत्वरित रहती है, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु की गति क्या रहती है, अत्वरित रहती है, क्योंकि बल के द्वितीय नियम से F=ma से F=0 लगा दे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति या गति में ही क्या रहती है, गति अवस्था में स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है या इनर्शिया कहलाता है। मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी, है ना। और कोई वस्तु यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी, मतलब स्वयं में परिवर्तन कर रही है क्या, नहीं, तो वह गुण क्या कहलाएगा, जड़त्व का गुण कहलाएगा। ठीक है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। अब बल को अपन ने देखा था, बल क्या है, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विरामावस्था और स्थिर अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। हमने देखा था कि वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं तो स्थिर अवस्था से किस में आ जाता है, गति अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और यदि वस्तु गति अवस्था में तो विपरीत प्रकार का बल लगाकर उसको स्थिर अवस्था में करने का प्रयास करना, है ना। तो ये क्या आ गया, न्यूटन के गति का प्रथम नियम आ गया। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ये लिखा है अपन ने यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, मैंने बताया था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित क्या है, बाह्य बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ देख रहे हो आप, है ना, वही लिखा हुआ है क्या, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल F के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और उस संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में क्या लगा है, बल लगाया जाता है ना। तो यदि किसी क्षण वस्तु का संवेग कितना p है तो उस पर बाह्य बल कितना लगाया जाता है, तथा उस पर बाह्य बल F लगाया जाता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू dp में कितना dt। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, नियतांक लेना पड़ेगा k। तो F कितना आ गया, k dp में dt, जहाँ k क्या है, समानुपातिक नियतांक है ना। अब यहाँ पर चूंकि संवेग का मान संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो p बराबर कितना होता है, mv। तो p की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो F कितना k dp में dt के d में dt, p की वैल्यू क्या रख दोगे, mv रख दोगे, है ना। तो m बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये नियतांक है, तो dv में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और चूंकि dv में dt क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण होता है, तो dv में dt को क्या लिखेंगे, त्वरण लिखेंगे। तो F कितना आ जाएगा, k ma के रूप में। अब ऐसा पद्धति में k कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, ma के रूप में आ गई। मतलब बल जो है वो क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है ना। ये कौन सा नियम है, ये अपना सेकंड नियम है ना। तो हमेशा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं, है ना। ये न्यूटन का द्वितीय नियम F ma केवल तभी लागू होता है जबकि वस्तु का द्रव्यमान m क्या रहता है, नियत रहता है ना। यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत नहीं रहता है तो वहाँ पर ये नियम लागू होता है क्या, नहीं। वस्तु का द्रव्यमान नियत रहना मतलब समय के साथ वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलना।
लेकिन हम जब प्रकाश की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि हल्का पार्टिकल है और वो v वेग से गति कर रहा है, तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, याद रखना है। अब न्यूटन का क्या, गति का द्वितीय नियम का जो वास्तविक रूप है ये F इक्वल टू एम ए के रूप में नहीं है ना, किसके रूप में है, F इक्वल टू कितना, डी अपॉन में डी टी एम वी के रूप में, या F इज प्रोपोर्शनल टू ये डी पी अपॉन में डी टी, इस रूप में है। समीकरण 1 में लिखा है कि नहीं अपन ने, F ऊपर देखो, F इक्वल टू कितना, के डी पी अपॉन में डी टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, F ये गति का द्वितीय नियम निकाल गया है। अब यहाँ से गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन करेंगे, है ना, मतलब जड़त्व के नियम का निगमन करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, क्या है, F इक्वल टू कितना है, F इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है ना। प्रथम नियम मतलब यदि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु की गति कैसी रहती है, अत्वरित रहती है, मतलब त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब एक समान वेग से चलेगी तो वो उसी वेग से क्या होती जाएगी, चलती रहेगी, मतलब उसके वेग में परिवर्तन होगा क्या, नहीं। तो ए बराबर डी वी अपॉन में कितना, डी टी, तो समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ त्वरित होगा, और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा तो ए का मान कितना रहेगा, 0, है ना, क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूटन की गति के नियम से प्रथम नियम का निगमन कर, है ना। चलो देखते हैं उसको किस प्रकार से लिखा है, ये लिखा हुआ है क्या, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू कितना, एम ए से स्पष्ट है कि यदि F इक्वल टू 0 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F इक्वल टू एम ए से F का मान 0 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 0। अर्थात यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो उसकी गति कैसी रहती है, अत्वरित या कैसी रहती है, एक समान होगी। अर्थात यदि वस्तु या तो विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, या नियत वेग से गति है तो उसी दिशा में क्या चलती रहेगी, उसी दिशा में एक समान रूप से चलती रहेगी, है ना। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। तो द्वितीय नियम से हमने क्या कर दिया, यहाँ प्रथम नियम को निगमित कर दिया। अब न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम की बात करते हैं। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या लगती है, प्रतिक्रिया लगती है। मतलब एक मैंने बताया था, बकेट को यदि अपन ऊपर खींचते हैं तो बकेट क्या करती है, अपने भार के कारण नीचे की ओर क्या लगाती है, एक प्रतिक्रिया बल लगाती है जो उसके खींचने का क्या करती है, विरोध करती है। तभी तो अपने को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है ऊपर खींचने के लिए, है ना। तो ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। तो तृतीय नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर, मतलब उतने ही परिमाण का बल है ये, बराबर मतलब समान परिमाण का बल, तथा विपरीत दिशा में मतलब विपरीत प्रकार से लगता है ना। तो वो क्या लगती है, प्रतिक्रिया होती है ना। यदि F12 क्या है, प्रथम वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल है, मतलब प्रथम वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल, और F21 क्या है, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया क्या है, प्रतिक्रिया बल। यदि दोनों कैसे समान है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, F12 इक्वल टू कितना, माइनस F21, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। इसलिए प्रतिक्रिया सदैव क्या होती है, क्रिया के विपरीत दिशा में लगती है ना। तो प्रतिक्रिया बल कैसे होगा, बल प्रतिक्रिया बल में बल तो परिमाण में कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन दिशा कैसी रहेगी उनकी, बल की विपरीत दिशा रहेगी, है ना, ठीक है। तो F21 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस F12 भी लिख सकते हैं, ओके। अब न्यूटन के गति के तृतीय नियम से क्या करना है हमको, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से द्वितीय नियम की उत्पत्ति करना है, समझ में आया। न्यूटन के गति के कौन से नियम से, तृतीय नियम से द्वितीय नियम की उत्पत्ति करना है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से करना है अपने को, है ना। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, तृतीय नियम को हमको द्वितीय नियम से निगमित करना है। तो द्वितीय नियम क्या होता है, वही संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो यदि माना दो वस्तुएं कौन कौन सी है, m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तु है जो परस्पर क्या करती है, अन्योन्य क्रिया करती है, तो उनके संवेग कितने हैं, P1 और P2 है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में मतलब F का मान कितना रहेगा, 0 रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो F इक्वल टू क्या होता है द्वितीय नियम से, डी अपॉन में डी टी पी होता है। जो P की वैल्यू क्या है, अन्योन्य क्रिया कर रहा है, तो P1 प्लस कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2।
तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा डी अपॉन में डी टी पी, है ना। तो पी की वैल्यू अपन ने क्या लिख दी है P1 प्लस P2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले पद का अवकलन हो जाएगा मतलब डी P1 अपॉन में कितना डी टी, प्लस फिर दूसरे पद का अवकलन हो जाएगा कितना डी P2 अपॉन में कितना डी टी, बराबर कितना रहेगा 0। तो डी P1 अपॉन में डी टी, ये प्लस जो है वो इक्वल टू की इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी P2 अपॉन में कितना डी टी। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो डी P1 अपॉन में डी टी है वो क्या है प्रथम वस्तु पर द्वितीय वस्तु के द्वारा लगाया गया बल है, और F21 क्या है द्वितीय वस्तु पर प्रथम वस्तु के द्वारा लगाया गया क्या है बल है डी P2 अपॉन में डी टी। तो डी P1 अपॉन में डी टी की जगह क्या रख देंगे F12 रख देंगे, ओके। और डी P2 अपॉन में डी टी की जगह क्या रख देंगे F21 रख देंगे। लेकिन ये कौन सी इसमें है माइनस में, समीकरण 1 में देखो किसमें माइनस इसमें, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस। तो F12 इक्वल टू कितना माइनस F21, और यही क्या है न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, ओके। तो इस प्रकार से ये अपने तीनों नियम कंप्लीट हो गए। अब न्यूटन की गति की क्या देखना है सीमाएं देखना है, ठीक है। तो न्यूटन की गति की क्या है ये सीमाएं है। सीमाएं मतलब क्या क्या बाउंडेशंस हो सकती है। तो न्यूटन का नियम केवल किसके लिए लागू होता है जड़त्वीय फ्रेम के लिए लागू होता है ना। उसके बाद में ये नियम जो है वो जड़त्वीय अर्थात अजड़त्वीय फ्रेम के लिए लागू नहीं होता है, घूर्णी फ्रेम के लिए ये लागू नहीं होता है। तो न्यूटन के गति के नियम जो है वो केवल जड़त्वीय नियम के लिए लागू होते हैं। उसके बाद में न्यूटन के नियम जो है वो अजड़त्वीय या त्वरित या घूर्णी फ्रेम के लिए लागू नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम केवल तभी लागू होते हैं जबकि कण अथवा वस्तु का द्रव्यमान क्या रहे नियत रहे, अर्थात वेग अनापेक्षीय या प्रकाश की चाल की तुलना में क्या हो नगण्य हो, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूटन की गति की क्या है सीमा है कि जड़त्वीय फ्रेम में लागू होते हैं, अजड़त्वीय फ्रेम में लागू नहीं होते हैं, और ये केवल उसके लिए लागू होते हैं जबकि कण का वेग क्या रहता है, जबकि कण का द्रव्यमान क्या रहता है नियत रहता है, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से गति के क्या हो गए तीनों नियम को हमने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।